गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग मोनिका। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से आप बता दीजिए कि साउंड और वीडियो आपको विजिबल है क्या, ताकि फिर हम लोग क्लास अपने कंटिन्यू करें। सर साक्षी क्या बोल रहे हैं आप, विजिबल है या नहीं? यस और नो बता दीजिए फटाफट। आप लोग बता देंगे एक बार तो हम लोग फटाफट फिर क्लास अपनी शुरू कर लेंगे। साउंड और वीडियो आपको इजीली अवेलेबल है क्या, फटाफट से एक बार बता दीजिए, ताकि फिर हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं क्लास को। एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए तो वापस स्टार्ट हो जाएगा आपका। गुड मॉर्निंग लोकेश, गुड मॉर्निंग मोनिका। चलिए, तो विजिबल है सब कुछ, आवाज और वीडियो सभी को नजर आ रहा है। चलिए, सचिन बोल रहे हैं नो। सचिन एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए दोस्तों, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, एक बार बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या, या साउंड नहीं आ रहा? गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है क्या, आप मुझे देख पा रहे हैं क्या? फटाफट बताइए ताकि हम लोग फिर शुरू कर सके दोस्तों। ऑल गुड। चलिए ठीक है, जेठालाल बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, वीडियो भी सही है और साउंड भी सही है। तो हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स, वो कौन सा चल रहा है? एडवर्ब चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इनवर्जन पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग सादिया, गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड मॉर्निंग। दीप्ति आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, वीडियो आपको विजिबल हो जाएगा, सभी को नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, चीजें आपको क्लियर आने लगेंगी, ठीक है। रिफ्रेश कर लीजिए, सभी को नजर आ रहा है। आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार ऐप को, तो आपको भी नजर आ जाएगा। चलिए देखिए, हम लोगों ने बात करी थी लास्ट क्लास में एक टॉपिक जो एडवर्ब का था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था दोस्तों? इन्वर्जन सिखाया था। क्या सिखाया था? इन्वर्जन सिखाया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखा दिया था? इन्वर्जन सिखा दिया था। इन्वर्जन आप समझते ही हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन के अंदर
हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को साउंड ये यहाँ से तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फटाफट आप बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है क्या, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे एंड से सारी चीज़ें सही है। आप एक बार अपने फ़ोन को चेक कर लीजिए या रिफ्रेश कर लीजिए। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है एडवर्ब, और एडवर्ब में मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात करी थी इन्वर्जन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, अब ये सभी को विजिबल है, वेरी गुड। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में एडवर्ब के अंदर हमने क्या सीख लिया था, इन्वर्जन सीख लिया था। गुड मॉर्निंग भरत, गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग सादिया, गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग मोनिका, दीप्ति, सभी का बहुत बहुत स्वागत, सुप्रभात। चलिए आइए फटाफट देखिए, एडवर्ब पढ़ रहे थे। एडवर्ब में लास्ट क्लास में आपको क्या सिखा दिया था, इन्वर्जन सिखा दिया था। अब आज का जो टॉपिक है एडवर्ब चैप्टर का, उसमें हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। हम लोग किस पे बात करेंगे दोस्तों, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब की पोजीशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, जनरली एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर एडजेक्टिव वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। सामान्य तौर पे क्या होता है, हम लोग एडवर्ब को एडजेक्टिव वर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब के पहले यूज करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग संदीप। तो सामान्यतः जो एडवर्ब है वो किसी भी एडजेक्टिव के, वर्ब के या एडवर्ब के पहले इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एग्जांपल देखिए, इट हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और इजी हमारा क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। इजी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव से पहले हम लोगों ने एक वर्ड लगाया है, और वो वर्ड क्या है, क्वाइट। ठीक है, और क्वाइट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, जो इजी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपका सेंटेंस क्या हुआ, इट इज क्वाइट इजी। तो एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आपने लगाया। दूसरा सेंटेंस आपने लिखा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इज आपका क्या है दोस्तों,
हेल्पिंग वर्ब है, और इंटेलिजेंट आपका क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। फिर आपने क्या लिखा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है, तो वेरी आपका क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब हो गया। वेरी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइडेड जो है वो क्या है दोस्तों, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। डिसाइडेड आपका क्या है दोस्तों, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, डिसाइडेड की, तो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी आपका क्या है, एडवर्ब है। ऑलरेडी आपका क्या है, एडवर्ब है। तो ये चीज सभी को क्लियर है क्या, फटाफट से बता दीजिए ताकि हम लोग आगे मूव करें। ओके, जेठालाल बोल रहे हैं समझ में आ गया है, संदीप बोल रहे हैं बिल्कुल। चलिए, तो आई होप कि ये पॉइंट सबको क्लियर है। हमने बात करी पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पे, तो हमने सीखा कि सामान्य तौर पे जनरली एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब के पहले लिखा जाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब मैं बात करूंगा इनफ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम लोग सीजीएल एग्जाम्स की बात करें तो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इनफ इज वन एडवर्ब विच इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव। ठीक है, which is used after adjective। अभी अभी हमने पढ़ा कि एडवर्ब जो है वो किसके पहले लगाया जाता है दोस्तों, एडजेक्टिव के पहले लगाया जाता है। अभी हमें क्या पढ़ा कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के पहले लगाया जाता है, लेकिन इनफ हमारा एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद में लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, फेयर इनफ। ठीक है, तो फेयर आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और इनफ आपका क्या है, एडवर्ब है। तो इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के पहले ना लग के एडजेक्टिव के बाद में लगता है। फिर आपने लिखा इनफ फेमस, तो यहाँ पे इनफ एडवर्ब है। ठीक है, और फेमस क्या है, एडजेक्टिव, जबकि इनफ एज ए एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद में आता है, तो इनफ फेमस लिखना गलत हुआ। क्या लिखना पड़ेगा, फेमस इनफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फेमस इनफ। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा, इनफ बिग, तो बिग आपका क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। ठीक है, और इनफ आपका क्या है, एडवर्ब, जबकि इनफ एज ए एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव के आगे, तो इनफ बिग लिखना गलत हुआ। क्या लिखना पड़ेगा, बिग इनफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने लिखा इनफ रिच, तो इनफ आपका क्या है, एडवर्ब, और रिच आपका क्या है, एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव से पहले नहीं लगता है, एडजेक्टिव के आगे लगता है, तो इनफ रिच लिखना गलत हुआ, रिच इनफ लिखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझना कि अगर हम लोग नाउन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ठीक है, तो इनफ हमेशा नाउन से पहले लिखा जाता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि इनफ जो है वो किसकी तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो जब इनफ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो किसके पहले लिखा जाएगा दोस्तों, नाउन के पहले लिखा जाएगा। किसके पहले लिखा जाएगा, नाउन के पहले। अब देखिए यहाँ पे टाइम आपका नाउन है और इनफ एडजेक्टिव है, तो कभी भी हम लोग टाइम इनफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनफ टाइम। सिमिलरली मनी की अगर बात करता हूं तो मनी आपका नाउन है और इनफ आपका एडजेक्टिव है, तो नाउन से पहले लगाया जाता है, तो इनफ मनी सही है। अगर आप लिखते मनी इनफ तो गलत होता। इसी प्रकार से इनफ पावर और इसी प्रकार से इनफ वाटर। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, बोलो हाँ और ना। ओके, संदीप, समीर, जेठालाल, सादिया, सभी का हमारे पास मैसेज मिल रहा है कि भाई क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। चलिए आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट एडवर्ब पे चर्चा करेंगे। एडवर्ब है टू, ठीक है। इनफ को हम लोग हिंदी में पर्याप्त बोलते हैं, मिस्टर राहुल सैनी। इनफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्याप्त, ठीक है। चलिए अब देखो एक इम्पोर्टेंट एडवर्ब पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, एडवर्ब टू, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। एडवर्ब जो है वो है आपका क्या, टू। क्या एडवर्ब है, टू एडवर्ब है। टू का अर्थ क्या निकल के आता है, एक तो वेरी और दूसरा क्या निकल के आता है, ऑल्सो। टू एडवर्ब के कितने मीनिंग है दोस्तों, दो मीनिंग है। कितने मीनिंग है, दो। एक तो वेरी और एक ऑल्सो। वेरी का हिंदी क्या होता है, बहुत, और ऑल्सो का अर्थ होता है भी, ठीक है। तो टू के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो वेरी और एक ऑल्सो। अब यहां ध्यान दीजिए, आपने लिखा आई एम टू बिजी, तो आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। एम आपका क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है, और टू बिजी। अब यहां ध्यान दीजिए आप, बिजी की अगर बात करता हूं तो बिजी क्या है, एडजेक्टिव है, और टू आपका क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। तो आई एम टू बिजी, इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, आई एम वेरी बिजी। इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, आई एम वेरी बिजी। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर हुई, वो ये कि जब भी एडजेक्टिव के पहले लगेगा टू, तो एडवर्ब के तौर पे इसका अर्थ क्या निकलेगा, एडवर्ब के तौर पे इसका अर्थ क्या निकलेगा, वेरी निकलेगा। दोबारा समझिए मैंने क्या कहा,
कि अगर टू एडजेक्टिव के पहले लिखा जाएगा तो एडवर्ब के तौर पे इसका अर्थ क्या निकलेगा, वेरी निकलेगा। क्या निकलेगा, वेरी निकलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, ही इज टू कनिंग, कि वह बहुत ज्यादा चतुर है। तो ही आपका सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, और कनिंग जो है ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव, और टू क्या हो गया, एडवर्ब, और ये एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ है तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकल के आ जाएगा, वेरी। ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस देखना, आपने लिखा ही इज गिल्टी टू, तो ही सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, और गिल्टी जो है ये आपका काम कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पे। और जब एडवर्ब टू एडजेक्टिव के आगे लगा रहेगा तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा दोस्तों, ऑल्सो। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है। अब आगे देखो, देयर पेरेंट्स आर प्रेजेंट टू, तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में आपने टू एज ए एडवर्ब लगाया है तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, ऑल्सो। क्या निकल के आएगा, ऑल्सो। अगला देखो, शी इज प्राउड टू, तो शी आपका सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, प्राउड आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में टू लगाया है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, बोलो, ऑल्सो। अगला देखो, शी इज टू पुअर, तो यहाँ पे आपने टू एडवर्ब को पुअर एडजेक्टिव के पहले लिखा है तो यहाँ ये अर्थ क्या देगा आपको, वेरी का, कि शी इज वेरी पुअर इन हेल्थ टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है। यहाँ देखिए, टू पुअर इन हेल्थ टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो ये है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वहां पे हम लोग कभी भी वेरी के स्थान पे सो का प्रयोग नहीं करते हैं। अक्सर एग्जाम में हमें टू प्लस एडजेक्टिव प्लस सो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज होगा। तो यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है क्या, बोलो हाँ और ना। बाकी लोग भी बताइए फटाफट, समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ ना बोलो। समीर और संदीप का हमारे पास मैसेज पहुंच चुका है, भरत भी बोल रहे हैं यस। बाकी लोग समझ में आया कि नहीं, बोलो फटाफट। चलिए, सभी का मैसेज मिल रहा है कि चीजें क्लियर हैं, तो अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे क्वाइट और ऑलमोस्ट पे, ठीक है, साथ ही साथ एज वेल भी है अपने पास।
चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अब हमारे पास जो अगला एडवर्ब है वो है क्या है दोस्तों, एज वेल। अगला एडवर्ब क्या है, एज वेल। और एज वेल का अर्थ भी क्या निकलता है, ऑल्सो। क्या अर्थ निकलता है दोस्तों, ऑल्सो अर्थ निकलता है। चलिए, अब यहाँ पे जब एज वेल की पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, एज वेल का अर्थ मीनिंग क्या है, ऑल्सो हिंदी में क्या बोल देंगे, भी। और एज वेल एडवर्ब जब ऑल्सो मीनिंग देता है तो इसकी पोजीशन हमेशा कहाँ होती है, आफ्टर एडजेक्टिव। इसको हम लोग हमेशा कहाँ यूज करते हैं, एडजेक्टिव के बाद में। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने लिखा वी आर टायर्ड एज वेल, हम भी थक चुके थे। तो टायर्ड यहाँ क्या है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, इसके बाद में आपने लिख दिया। अगर आप लिखते वी आर एज वेल टायर्ड तो गलत हो जाता। आई नो यू वर देयर एज वेल, ठीक है, तो आपने दोबारा एडजेक्टिव के बाद में इसको प्लेस किया तो बिल्कुल ठीक है। अर्थ क्या देगा, I know you were also there. You are invited as well, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के बाद में as well लगाया है तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप लिखते you are as well invited तो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि as well as a adverb हमेशा एडजेक्टिव के बाद में लगाया जाता है और इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ऑल्सो यानी कि भी। आगे देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वाइट और ऑलमोस्ट। क्वाइट और ऑलमोस्ट के लिए क्या लिखा हुआ है, देखो, वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर दीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी हम लोग क्वाइट या फिर ऑलमोस्ट की बात करते हैं तो हम लोग इनके पहले, ठीक है, यानी कि क्वाइट और ऑलमोस्ट के पहले कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हम लोग और एन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, आपने लिखा ही इज अ क्वाइट इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्वाइट के पहले आपने क्या लगा दिया, अरे क्वाइट के पहले आपने क्या लगा दिया दोस्तों, ए लगा दिया। तो ये सरासर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ठीक करके लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ही इज, क्या लिखेंगे, ही इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या लिखेंगे, ही इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट बॉय, ये लिखा जाएगा। क्वाइट से पहले हम लोग ए और एन का यूज नहीं कर सकते, उसके बाद यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, आपने लिखा इट इज अ क्वाइट स्मॉल हाउस, आपने क्या लिख दिया, इट इज अ क्वाइट स्मॉल हाउस। तो ए क्वाइट, ये ग्रामेटिकली क्या हुआ दोस्तों, इनकरेक्ट हुआ। ये ग्रामेटिकली क्या हुआ, इनकरेक्ट। तो अब अगर आप इसको आप ठीक करके लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट इज क्वाइट अ स्मॉल हाउस। आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट इज क्वाइट अ स्मॉल हाउस। इट इज अ क्वाइट स्मॉल हाउस लिखना इनकरेक्ट होगा। अगला आपने लिखा इट वॉज, आपने लिख रखा है इट वॉज अ क्वाइट बिजी रोड, तो ये लिखना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इट वॉज अ क्वाइट बिजी रोड की जगह क्या लिखेंगे, इट वॉज क्वाइट अ बिजी रोड। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, इट वॉज क्वाइट अ बिजी रोड, इस तरीके से होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अरे यस और नो, चलिए, सभी का हमारे पास मैसेज पहुंचा है। जेठालाल, सादिया, भरत, संदीप, दीप्ति सब बोल रहे हैं कि क्लियर है। चलिए, वेरी गुड।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पे आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर पोजीशन की बात करें तो अगर आपको सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, अगर आपको सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाया जाता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है। दूसरा है कि अगर वाक्य में केवल मेन वर्ब मौजूद हो, केवल मेन वर्ब मौजूद हो, केवल मेन वर्ब मौजूद हो तो मेन वर्ब के पहले लगाया जाता है। मेन वर्ब के पहले हम लोग किसको लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब दोनों हो तो दोनों के बीच में। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ लगाया जाता है दोस्तों, दोनों के बीच में। एग्जाम्पल देखो, आपने लिखा आई एम ऑफन अर्ली फॉर माई एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अर्ली एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, और एक्सरसाइज आपका क्या है, वाक्य का ऑब्जेक्ट है। पूरा ऑपरेशन कर दिया वाक्य का, है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हमने यूज किया है ऑफन का, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, क्योंकि वाक्य में केवल हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर मैं लिखता आई ऑफन एम अर्ली फॉर एक्सरसाइज तो गलत हो जाता आपका सेंटेंस। दूसरा देखा, आपने लिखा ही इज ऑलवेज फनी, आपने लिखा ही इज ऑलवेज फनी, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ऑलवेज फनी, तो फनी आपका क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। ठीक है। और ऑलवेज आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब केवल हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, केवल हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में, बिल्कुल ठीक। वी ऑफन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो गो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मेन वर्ब। जब वाक्य में केवल मेन वर्ब हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब हो केवल तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले, तो यहाँ पे हमने गो के पहले लगाई है। अगर हम लिखते वी गो ऑफन फॉर अ वॉक तो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता। आगे देखिए, ही नेवर सेल्डम कम हियर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कम मेन वर्ब। अब इस बार आपने दो एडवर्ब एक साथ लगा दिए, तो या तो आप लिखिए ही सेल्डम कम हियर या फिर आप ही नेवर कम हियर। नेवर सेल्डम एक साथ लिखना गलत, तो ये सेंटेंस आपका एरर। टॉम हैज सेल्डम, अब देखिए हैज यहाँ पे क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, कम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। तो इस बार तीसरी कंडीशन बन गई, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मौजूद तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में। सेंटेंस बिल्कुल ठीक, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों मौजूद, दोनों के बीच में, इस बार बिल्कुल ठीक। सबको क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो फटाफट। चलिए, तो यहाँ पे सचिन बोल रहे हैं समझ में आ गया, भरत बोल रहे हैं यस सर, सादिया बोल रही हैं यस सर,
जेठालाल सर, आपकी क्लास से बहुत हेल्प मिल रही है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। मैं यही चाहता हूं कि आपकी हेल्प होती रहे और आप फटाफट से कोई एग्जाम पास करके और नौकरी लग जाएं, ठीक है। इसीलिए तो मैं आ रहा हूं यहाँ पे और इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए, संदीप बोल रहे हैं 2 एडवर्ब एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा आपसे किसने कहा? 2 एडवर्ब एक साथ नहीं यूज कर सकते, ये बिल्कुल ठीक है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे आपने 2 एडवर्ब एक ही तरह के, ठीक है, जो आपने लिखा है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। 2 एडवर्ब एक जैसे हों उनको एक साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। 2 एडवर्ब एक जैसे हों, जैसे 2 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक साथ आप यूज नहीं कर सकते, 2 एडवर्ब ऑफ मैनर एक साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से है। चलिए, सभी को समझ में आ गया है, शाबाश। हम लोग अब आगे मूव करेंगे। अगला देखो भाई, चलिए तो यहाँ पे अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ओनली के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? ओनली के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे किसके ऊपर? ओनली के ऊपर। ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लिखा ओनली व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर वर्ब, ठीक है। मैंने क्या लिखा? Only when used as an adverb is placed after verb. Only का प्रयोग एडवर्ब के तौर पर वर्ब के बाद होता है, ये मैंने आपसे कहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि ओनली का प्रयोग एडवर्ब के तौर पर वर्ब के बाद में होगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, आपने लिखा ही, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। ओनली डाइड अ वीक अगो, ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे डाई की अगर बात करता हूं तो डाई एक वर्ब है और इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? ओनली। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हुआ? एडवर्ब। पहली बात तो ये। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ओनली एडवर्ब के तौर पे वर्ब के बाद में लिखा जाएगा, लेकिन आपने तो वर्ब के पहले लिख दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। करेक्शन क्या होगा? आपको लिखना पड़ेगा ही डाइड ओनली, ठीक है। क्या लिखोगे? ही डाइड ओनली अ वीक अगो। दूसरा सेंटेंस समझो, आपने लिखा ही ओनली ईट्स व्हेन ही इज हंग्री, वह केवल तब खाता है जब वह भूखा होता है। तो ईट वर्ब है, ओनली आपने एज ए एडवर्ब इसके पहले लगा दिया, जबकि कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ब के बाद में। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? ईट्स ओनली। क्या लिखोगे? ईट्स ओनली। क्या सही होगा? ईट्स ओनली। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, आई वेंट ओनली बिकॉज ऑफ यू। वेंट वर्ब, ओनली एज ए एडवर्ब, तो भाई वर्ब के बाद में ही आता है। इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? नो एरर, ठीक है। आगे देखो, ये हमारे पास कुछ फ्रेजेस है। हाउ ओनली, देन ओनली, हियर ओनली, देयर ओनली, यस्टरडे ओनली, टुडे ओनली, ठीक है। आज ही, कल ही, वहां ही, यहाँ ही, तभी, कैसे। तो इस तरीके से ये फ्रेजेस हैं। ये फ्रेजेस आपको क्या करनी है दोस्तों? लर्न करनी है, ठीक है।
याद करना है इनको, ये एग्जाम में आती हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, ओनली इनके पहले, भाई जैसे यस्टरडे ओनली एग्जाम में इस तरीके से आपको दे दिया, ओनली यस्टरडे, तो ये अगर ओनली एज एडवर्ब लगा हुआ है तो ओनली यस्टरडे लिखना ग्रामर के हिसाब से क्या होगा, इनकरेक्ट। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो फटाफट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या, हाँ या ना बोलो फटाफट। सभी लोगों का हमारे पास मैसेज पहुंच रहा है, संदीप, सचिन, जेठालाल, दीप्ति, सब बोल रहे हैं कि समझ में आ गया है सर, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, आपको क्या दिया हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण किसका, प्लेस का, किसका क्रिया विशेषण, प्लेस का, वो हमेशा वर्ब के बाद में या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, आपने लिखा हैंग द पिक्चर देयर, तो हैंग आपका वर्ब है और द पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट, और देयर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के आगे प्लेस है। इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दूसरा देखिए, ही विल कम हियर, तो ही आपका सब्जेक्ट हुआ, विल आपका क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, और कम आपका क्या हुआ, मेन वर्ब। तो हियर जो है आपका वर्ब के बाद में रखा गया है, हियर क्या है और देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा या तो वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा क्या है, व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स, जब दो या दो से ज्यादा एडवर्ब लगी हों किसी वर्ब के बाद में, एंड इट्स ऑब्जेक्ट द नॉर्मल ऑर्डर इज, ठीक है। अब किसी एक ही वाक्य में, किसी एक ही वाक्य में क्या लिखा है दोस्तों, मैंने किसी एक ही वाक्य में अगर दो या दो से ज्यादा एडवर्ब हों, ठीक है, मैंने क्या लिखा दोस्तों, अगर किसी वाक्य में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब हो तो सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरे नंबर पे फिर कौन आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको, बताओ फटाफट। एग्जाम्पल पे आते हैं। अभी ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको, एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको। संदीप बोल रहे यस, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, एग्जाम्पल पे बात करेंगे, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा। ये क्लियर है क्या सबको, यहाँ तक बोलो फटाफट। चलिए संदीप सिंह बोल रहे हैं यस सर, बाकी लोग कहाँ हैं भाई, गॉट इट। चलिए ओके, आओ भाई।
अब इनके एग्जाम्पल्स भी समझिए दोस्तों। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखना भाई, मैं लिखता हूँ आपके लिए। मैंने लिखा he spoke earnestly at the meeting last night। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए। तो इसमें क्या हुआ, ही आपका सब्जेक्ट है, स्पोक आपका वर्ब है, अर्नेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से। अर्नेस्टली का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईमानदारी से। तो सबसे पहले क्या आया, एडवर्ब ऑफ मैनर। एट द मीटिंग, मीटिंग में। फिर आपका क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और लास्ट नाइट, फिर लास्ट में क्या आया, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एक ही वाक्य में जब तीनों मौजूद थे तो पहले नंबर पे एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरे नंबर पे एडवर्ब ऑफ प्लेस और तीसरे नंबर पे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ और ना। तो यहाँ पे सभी का मैसेज आ रहा है यस, बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है यस यस। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एडवर्ब फाइनली कंप्लीट हुआ। ठीक है, कल इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। पहले के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और कल की जो क्लास है वो एक जबरदस्त क्लास होगी। ठीक है, जो भी बच्चा कल की क्लास अटेंड करेगा उसका एडवर्ब का क्वेश्चन तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, इस चीज का मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो कल की क्लास आप मिस मत करिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो 18, 17, 16, 15 इन जो पिछले 3-4 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आप लोग कल प्रेजेंट रहेंगे क्या क्लास में? बिल्कुल, 2019 जो हाल ही में सीजीएल का टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा एडवर्ब के, बिल्कुल। और आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है? ठीक है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-5 मिनट का समय है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। आपके कोई डाउट्स हैं एडवर्ब चैप्टर में या किसी और चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-5 मिनट का समय है। तो आप कोई भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। चलिए।
जेठालाल पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में किस टॉपिक से आते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इंग्लिश सेक्शन की तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक इसमें आप और जोड़ सकते हैं टेंस। तो ये 4 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और टेंस। इडियम्स और वन वर्ड का मैं आपको एक सेशन करवाऊंगा, या तो इसी वीक में करवा दूंगा, फ्राइडे को या थर्सडे को एक सेशन हम लोग करेंगे जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी इडियम्स करवाऊंगा और वो मैं आपको लर्न ही करवा दूंगा, मतलब क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा, ट्रिक्स से याद करवाऊंगा। ठीक है, वन वर्ड और इडियम्स दोनों ही कवर करेंगे। और एक सेशन हम लोग करेंगे कॉम्प्रीहेंशन का। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन को तैयार करने का तरीका क्या है, कॉम्प्रीहेंशन को तैयार करने का तरीका क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, डेली 2 पैसेज। ठीक है, डेली आप जो है वो 2 पैसेज प्रैक्टिस करिए। कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे मैंने आपको जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बुक बताई थी, MB पब्लिकेशन की एक किताब आती है। कौन सी आती है दोस्तों, MB पब्लिकेशन। ठीक है, MB पब्लिकेशन की जो किताब आती है उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें से आप लोग डेली 2 पैसेज प्रैक्टिस करिए। ठीक है, PDF तो यार कोशिश करूंगा मैं कि प्रोवाइड करूं। आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर मैं आपको PDFs प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको कोई वोकैब हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे PDFs आपको रेगुलर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे इडियम्स, वन वर्ड, वोकैब, इसके मैं डेली आपको PDFs प्रोवाइड करूंगा, तो आप वो भी पढ़ते रहिए। साथ ही साथ मैं आपको क्लास में भी सॉल्व करवाऊंगा। अभी इस वीक में एक सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको इडियम्स और वन वर्ड बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल वन वर्ड और इडियम्स तैयार करवाऊंगा। एक क्लास मैंने वोकैब की भी ली थी पहले, सिनोनिम्स करवाए थे, तो वैसे ही एक क्लास और ले लेंगे जिसमें हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, और आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए, संडे को टेस्ट दे दिया करो भाई। ऑफ जो भी है आपके पास टेस्ट सीरीज है, किसी भी टेस्ट सीरीज का हो, एक प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दे दिया करो, क्योंकि टेस्ट से क्या है, चीजें आपके टच में रहेंगी, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको बिल्कुल और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक मेरे साथ अगर आपने पढ़ाई करी, तैयारी करी, तो इंग्लिश में मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे कि इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ें बिल्कुल आसान होंगी आपके लिए। चलिए, और आपका कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 फैल रहा है, तो अपने घर पे ही रहिए, अननेसेसरी इधर उधर नहीं जाना है आपको। समीर, क्या नहीं हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा है आपको, क्या दिक्कत आ रही है पढ़ाई करने में, बताइए मुझे, सॉल्यूशन करते हैं उसका। बिल्कुल मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा। देखिए, इंग्लिश में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कतें नहीं आए। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आपको बता चुका हूँ।
और वहाँ से फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगी वहाँ पे आपको, बिल्कुल वो कैब वगैरह की पीडीएफ मैं आपको डालता रहूँगा वहाँ पे। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कोई और अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बिंदास, ठीक है। कभी कभी बातें भी कर लेनी चाहिए, पढ़ाई तो हम लोग रोज करते ही हैं। चलिए ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।